हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रूबेला के बारे में, जो कि अपना कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला पोर्शन है, उसमें एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। तो इसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं कि रूबेला क्या होता है। तो रूबेला एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। रूबेला एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और मोस्टली ये डिजीज़ है चाइल्डहुड की, यानी कि चाइल्डहुड पीरियड में ये अफेक्ट करती है, बच्चों में देखने को मिलती है। जब रूबेला हो जाएगा तो अपने को क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चाइल्डहुड में इस डिजीज़ के जो सिम्टम होते हैं उसमें स्पेशली 3 सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है बच्चों लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर, देन लिम्फ एडिनोपैथी एंड मैक्यूलोपेपुलर एसिड्स। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि रूबेला एक चाइल्डहुड की इन्फेक्शियस डिजीज है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो ग्रेड फीवर, लिम्फ एडिनोपैथी एंड मैक्यूलोपेपुलर एसिड्स। ये स्पेशली इसके 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये जो रूबेला का इन्फेक्शन होता है बच्चों, इसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी हम जानते हैं। अदर नेम होता है जर्मन मीजल्स। रूबेला को हम कहते हैं जर्मन मीजल्स। तो आगे इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात की जाए तो इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है रूबेला का, होता है रूबेला वायरस। क्या होता है? रूबेला वायरस। ये एक वायरस है जो कि टोगा वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है टोगा वायरस फैमिली। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है रूबेला वायरस विच बिलोंग्स टू टोगा वायरस फैमिली। देन आगे बात करते हैं इसके इम्यूनिटी की। अगर किसी को फर्स्ट टाइम रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। एक्टिव इम्यूनिटी होगी आफ्टर अटैक। और ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देगी, यानी कि इसको दोबारा इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहेगी। सेकेंडरी अटैक रेट जो होती है रूबेला की वो क्या होती है? रेयर होती है। सेकेंडरी अटैक रेट इज रेयर। देन ऑल्सो मैटरनल इम्यूनिटी मीन्स अगर मदर में रूबेला की इम्यूनिटी थी और प्रेगनेंसी के दौरान वो इम्यूनिटी ट्रांसप्लेसेंटली फीटस को ट्रांसमिट होगी, तो ऐसी इम्यूनिटी फीटस के लिए क्या होगी? मैटरनल इम्यूनिटी कहलाती है, जिसको अपन पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। मैटरनल इम्यूनिटी भी इन्फेंट को 6 मंथ तक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मैटरनल इम्यूनिटी प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न और इन्फेंट अप टू 6 मंथ। अप टू 6 मंथ प्रोटेक्ट करने का काम है। देन अपने को हमेशा माइंड में रखना है कि मैटरनल इम्यूनिटी में जो ट्रांसप्लेसेंटली जो ट्रांसमिट होता है वो हमें होता है आईजी जी। हम पढ़ते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ते हैं, तो आईजी जो होता है यही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, यानी मदर से फीटस तक पहुंच सकता है। तो मैटरनल इम्यूनिटी में क्या प्रेजेंट होगा? आईजी प्रेजेंट होगा फीटस में आफ्टर बर्थ, एंड ये 6 मंथ तक उसके अंदर प्रेजेंट होगा। 6 मंथ के बाद ये डिसअपियर होने लगेगा। देन उसके बाद वैक्सीनेशन से हम अगर एक्टिव इम्यूनिटी इंड्यूस करवाते हैं तो इसका प्रोटेक्शन होएगा। या अगर बच्चे को फिर से रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो
नॉर्मल इम्यूनिटी डेवलप होगी तब आईजी प्रेजेंट होगा। लेकिन जो मैटरनल आईजी मिला है, आईजीजी मिला है, वो 6 मंथ तक उस बच्चे के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये जो इन्फेक्शन होता है, इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए, इसके जो ट्रांसमिशन का तरीका होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, वो फर्स्ट होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये डिजीज 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इन सेकेंड, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हो रखा है, तो ये मदर का जो इन्फेक्शन है वो फीटस को ट्रांसमिट हो सकता है बाई प्लेसेंटा, बाई प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से मदर टू फीटस रूबेला का ट्रांसमिशन होना, ये मोड कहलाता है ट्रांसप्लेसेंटल, ट्रांसप्लेसेंटल, या इसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसके फैलने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है, या मदर टू फीटस ट्रांसमिट हो सकती है ट्रांसप्लेसेंटल रूट से। अगर इसके इंक्यूबेशन पीरियड को देखा जाए, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है यूजुअली 2 to 3 वीक्स, 2 to 3 और इतना इंक्यूबेशन पीरियड हम पढ़ते हैं कि जो मम्स होता है उसका भी इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स होता है, और एवरेज बात की जाए तो इसका एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो होता है 18 वीक्स। आगे हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कि रूबेला का इन्फेक्शन होने के बाद कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो सिम्टम अपीयर होते हैं वो हमेशा प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं कोई सी भी डिजीज़ के, यानी ये सिम्टम्स क्लियर कट नहीं होते, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम। यहाँ पर जो रूबेला के प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं, इन सिम्टम को हम 3 कैटेगरी में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रोड्रोमल सिम्टम, देन लिम्फ एडिनोपैथी, एंड थर्ड वन रेसेज। तो फर्स्ट ऑल अब हम बात करते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम की। तो इसके जो प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। फर्स्ट अपने को देखने को मिलता है कोराइजा एंड कॉमन कोल्ड, देन सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर, लो ग्रेड फीवर, देन इसके साथ ये जो सिम्टम होते हैं लेस फ्रीक्वेंट होते हैं इन चिल्ड्रन, लेस फ्रीक्वेंट इन चिल्ड्रन। अडल्ट में ज़्यादा देखने को मिलते हैं और चिल्ड्रंस में कम फ्रीक्वेंटली होते हैं ये सिम्टम, कोराइजा, कॉमन कोल्ड एंड सोर थ्रोट के सिम्टम। देन इसके बाद जो सेकंड सिम्टम होता है वो अपने को देखने को मिलता है लिम्फ एडिनोपैथी, मीन्स स्वेलिंग इन लिम्फ नोड। और कौन सी लिम्फ नोड में स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है अपने को बच्चों पोस्ट ओरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। पोस्ट ओरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, पोस्ट ओरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब होता है कि जो ये लिम्फ नोड होती है नियर द मास्टोइड बोन, ये वाली लिम्फ नोड, इस लिम्फ नोड में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और इसे ही हम कहते हैं पोस्ट ओरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी। और ये कब देखने को मिलती है, तो ये डेवलप होती है 7 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रेसेज, 7 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रेसेज, यानी रेसेज होने से 7 दिन पहले पोस्ट ओरिकुलर लिम्फ नोड, यानी यहाँ की इस लोकेशन की जो लिम्फ नोड है उस लिम्फ नोड में बच्चों स्वेलिंग देखने को मिलती है। देन इसका जो क्लासिकल साइन होता है वो होता है रेसेज,
तो थर्ड इसके साइन की बात करते हैं हम, रेसेज। और फर्स्ट साइन होता है चिल्ड्रन में, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि ये जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम होते हैं, जो प्रोड्रोमल सिम्टम होते हैं, वो चिल्ड्रन में क्या होते हैं, लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। अडल्ट में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन चिल्ड्रन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो फिर हम कैसे कंफर्म करेंगे या कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये रूबेला का केस है? तो जो कॉमन या क्लासिकल साइन होता है चिल्ड्रंस में, वो क्या होता है, रेसेज। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन होता है रेसेज। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रंस इज रेसेज। देन ये रेसेज सबसे पहले अपीयर होते हैं फेस, अपीयर फर्स्ट ऑन फेस। कैसे रेसेज होते हैं बच्चों? तो ये रेसेज होते हैं मैक्यूलो पेपुलार रेसेज होते हैं, जैसा कि हम मीजल्स में पढ़ते हैं, मैक्यूलो पेपुलार रेसेज होते हैं। देन थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है कि जो मीजल्स के रेसेज होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, जबकि रूबेला के रेसेज कैसे होंगे, पिंक कलर के। तो पिंक कलर्ड मैक्यूलो पेपुलार रेसेज देखने को मिलते हैं। तो ये इसका क्लासिकल साइन होता है, जो फर्स्ट इंडिकेशन रहता है डिजीज का बच्चों में, चिल्ड्रंस में। फर्स्ट अपीयर होते हैं फेस पे, देन एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर लिम्ब तक पहुंच जाते हैं। ये रेसेज के कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो मैक्यूलोपेपुलार होते हैं, एंड इनका जो कलर होता है वो होता है पिंक। देन बात करते हैं इनके कॉम्प्लिकेशंस की। अगर ये जो रूबेला का इन्फेक्शन होता है या जर्मन मीजल्स का इन्फेक्शन होता है अनट्रीटेड रह जाए, तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं? इसके जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनमें आते हैं आर्थ्रालजिया, देन एनसेफेलाइटिस, एंड कंजेनाइटल रूबेला। कंजेनाइटल रूबेला ये इसके मोस्ट कॉमन एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए इसकी, तो इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है एक तो थ्रोट स्वाब कल्चर से, थ्रोट स्वाब कल्चर, क्योंकि कॉमन कोल्ड के सिम्टम मिलते हैं। तो इन्फेक्टेड पर्सन के जो रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस होंगे, रेस्पिरेटरी म्यूकस होगा, नोज थ्रोट के म्यूकस होंगे, उनमें वायरस प्रेजेंट होगा। तो थ्रोट स्वाब कल्चर से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देन एलिजा टेस्ट, एंड रेडियो इम्यूनो ऐसे। तो इन तीन टेक्निक के द्वारा हम इस डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं, इसको कंफर्म किया जा सकता है। देन इसका जो मोस्ट कॉमन और सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। तो आगे हम बात करते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता क्या है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का सिंपल सा मतलब है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए, किसी मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए, तो ये रूबेला का इन्फेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को ट्रांसमिट हो सकता है। ये इन्फेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को ट्रांसमिट हो सकता है।
तो फीटस को ट्रांसमिट होगा तो क्या देखने को मिलेगा? तो दो सिचुएशन होती है बच्चों कि फीटस के अंदर जो अर्ली पीरियड होता है वो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड। अगर इस पीरियड में फीटस को रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन क्या करता है? सेल डिवीजन को इनहिबिट करता है। ये इन्फेक्शन क्या करता है? इनहिबिट सेल डिवीजन, यानी उसके अंदर सेल डिवीजन को नहीं होने देगा, और सेल डिवीजन जब नहीं होगा तो नई सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस बच्चे के अंदर क्या होगा? ग्रोथ रिटार्डेशन। भाई जब सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा तो ग्रोथ कैसे होगी बॉडी की? ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी कि ऑर्गन्स का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा और कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी। ये देखने को मिलता है 85% केस में, यानी कि अगर अर्ली प्रेगनेंसी में कंजेनाइटल रूबेला हो जाता है तो 85% केस में कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी देखने को। देन अगर लेट प्रेगनेंसी में मीन्स अगर आफ्टर 20 वीक ये इन्फेक्शन मदर टू फीटस ट्रांसमिट होता है तो तब तक क्या होता है? इसके लगभग ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सकता है, तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। आर लेस कॉमन, आर लेस कॉमन, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पर बच्चे के मोस्ट ऑफ जो ऑर्गन है उनका फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब अगर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिलती। तो ये कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम का मतलब होता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को रूबेला का इन्फेक्शन हो जाए तो ये इन्फेक्शन प्लेसेंटा के द्वारा फीटस में ट्रांसमिट हो सकता है, और जब फीटस में ट्रांसमिट होगा तो उसके अंदर डिजीज कोज करेगा, उसके सिम्टम्स डेवलप होंगे, कुछ अबनॉर्मलिटीज कोज करेगा, जिसको हम कहते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब अगर अर्ली प्रेगनेंसी में होता है तो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट कर सकता है, एंड कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी कोज कर सकता है। देन लेट प्रेगनेंसी में होता है तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी की पॉसिबिलिटीज कम रहती है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी लेस कॉमन होती है। आगे हम बात करते हैं कि अगर कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो गया तो हम उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है? नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये रहता है बच्चों कि जो मदर होती है अगर उसके अंदर रूबेला की इम्यूनिटी प्रेजेंट है तो डिलीवरी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ये रूबेला की इम्यूनिटी फीटस को भी ट्रांसमिट हो जाएगी ट्रांसप्लेसेंटली। ये जो मदर के अंदर इम्यूनिटी थी वो ट्रांसप्लेसेंटली किसको ट्रांसमिट होएगी? फीटस को। और इसमें क्या ट्रांसमिट होगा फीटस को? तो फीटस को ट्रांसमिट होगा आईजी। फीटस में भी आ गया मदर का आईजी, और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो ट्रांसप्लेसेंटली फीटस को इम्यूनिटी मिलती है, आईजीजी मिलता है, वो 6 मंथ तक प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के अंदर क्या होगा? आईजीजी प्रेजेंट रहेगा, सॉरी बच्चे में आईजीजी प्रेजेंट रहेगा, और कितने टाइम तक? 6 मंथ तक। देन बाकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है स्पेशली आईजीएम है वो क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। ये तो बात हो गई इन नॉर्मल सिचुएशन में, यानी नॉर्मली जितने भी बच्चे डिलीवर होते हैं उन बच्चों के अंदर आईजीजी तो 6 मंथ तक प्रेजेंट रहेगा, आईजीएम क्या होगा? अब्सेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की सिचुएशन में।
यानी कि अगर कोई बच्चा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के साथ डिलीवर हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? उसमें ये होगा कि इंट्रा यूटेराइन पीरियड के दौरान ही उसको रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, उसको रूबेला का इन्फेक्शन हो गया, यानी उसकी बॉडी के अंदर रूबेला का एंटीजन प्रेजेंट है, कि बॉडी के अंदर रूबेला का एंटीजन प्रेजेंट है। और जब एंटीजन प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर किसी को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के साथ बच्चा पैदा हो रहा है, तो पैदा होते ही उसके अंदर क्या होगा? आईजीएम प्रेजेंट होगी, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही उसको इन्फेक्शन हो गया था और उसकी बॉडी ने आईजीएम का फॉर्मेशन कर लिया था, एक इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हो गया था, तो पैदा होते ही उसके अंदर आईजीएम प्रेजेंट होगा। देन नॉर्मली उसके अंदर जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनके अंदर भी आईजीजी तो प्रेजेंट ही होता है, लेकिन कितने टाइम तक? 6 मंथ तक। अभी इसके अंदर क्या होगा? इसकी बॉडी ने आईजीएम का भी प्रोडक्शन कर लिया था, आईजीजी का भी प्रोडक्शन कर लिया था, तो दूसरी स्थिति ये होगी कि 6 मंथ के बाद भी उसके अंदर आईजीजी भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 मंथ के बाद भी उसके अंदर आईजीजी प्रेजेंट है। तो ये डिटेक्शन के तरीके होते हैं बच्चों, इनको समराइज करते हैं अपन, कैसे अपन डायग्नोस कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, आईजीएम प्रेजेंट एट बर्थ। देन सेकेंड, आईजीजी प्रेजेंट आफ्टर 6। ये इसको कंफर्म करने के मेथड होते हैं, या इन सिग्निफिकेंस के आधार पर हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ क्लासिकल साइन होंगे जिनको हम कहते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्लासिकल ट्रायड में 3 फीचर्स होते हैं जो अपने को देखने को मिलते हैं: कैटरेक्ट, कार्डियक अबनॉर्मलिटी एंड डेफनेस। कैटरेक्ट, कार्डियक अबनॉर्मलिटी एंड डेफनेस, ये 3 क्लासिकल ट्रायड होते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के। देन इन क्लासिकल ट्रायड के अलावा अदर सिम्टम्स उस बच्चे में एसोसिएटेड हो सकते हैं, सच एज ग्लूकोमा, अदर सिम्टम में ग्लूकोमा, रेटिनोपैथी, माइक्रोसेफाली, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये अदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है, ये भी प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन क्लासिकली जो 3 अबनॉर्मलिटी प्रेजेंट होती है वो होती है कैटरेक्ट, कार्डियक अबनॉर्मलिटी एंड डेफनेस, जिनको कंबाइनली हम कहते हैं क्लासिकल ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। देन बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, कि कैसे रूबेला को प्रिवेंट किया जा सकता है, कंजेनाइटल रूबेला को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? रूबेला वैक्सीन देते हैं, रूबेला वैक्सीन। रूबेला वैक्सीन क्या होती है, कितनी डोज रहती है, कैसे देते हैं? तो जो रूबेला वैक्सीन होती है वो एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन दी जाती है।
ये वैक्सीन कैसे देते हैं, तो इसकी एक सिंगल डोज देते हैं, क्योंकि लाइव वैक्सीन जो भी होती है उनको सिंगल डोज दिया जाता है, 0.5 ml दी जाती है एंड सबक्यूटेनियस रूट से ये दी जाती है। एंड वैक्सीन देने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो इम्यूनिटी 14 to 16 ईयर तक प्रोटेक्ट करने का काम करेगी या लाइफ लॉन्ग तक भी प्रोटेक्ट कर सकती, मिनिमम 14 to 16 ईयर तक प्रोटेक्ट करेगी या लाइफ लॉन्ग भी प्रोटेक्ट कर सकती है। देन कई बार पूछा जाता है कि रूबेला वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहता है, तो इसका जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है वो होता है प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं दी जाती, प्रेगनेंसी में रूबेला वैक्सीन नहीं दी जाती। देन अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को रूबेला का वैक्सीन दी गई है तो उसको 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है, यानी कि एक तो प्रेगनेंसी में नहीं देनी है और दूसरा अवॉइड प्रेगनेंसी आफ्टर वैक्सीनेशन फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ तक क्यों? क्योंकि वैक्सीन देते ही तुरंत इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, लेकिन उस वुमन के अंदर वैक्सीन से हमने जो एंटीजन दिए वो प्रेजेंट होंगे, और अगर उस टाइम प्रेगनेंसी होती है तो ये एंटीजन ट्रांसप्लेसेंटली फीटस में ट्रांसमिट हो सकते हैं, और अर्ली पीरियड के अंदर अगर फीटस में रूबेला के एंटीजन ट्रांसमिट होते हैं तो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी कोज कर सकते हैं। तो 3 मंथ में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने की एडवाइस दी जाती है। देन इस वैक्सीनेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, तो रूबेला वैक्सीनेशन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है ऑल वुमेन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ऑल वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। तो ये आज के सेशन में हमने पढ़ा कंप्लीट रूबेला के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सबको हमने डिस्कस की।